द लास्ट पैसेंजर, कालकूट एक्सप्रेस का रहस्य। रात के 11:45 हुए थे। शिमला रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। समीर अपनी भारी सूटकेस घसीटते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा था। उसे किसी भी हाल में कालका पहुंचना था, क्योंकि सुबह उसकी एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग थी। अचानक स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से एक भारी और अजीब सी आवाज गूंजी, कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 000 कालकूट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। समीर ठिठक गया। उसने अपने टिकट की जांच की। उसमें किसी कालकूट एक्सप्रेस का जिक्र नहीं था, लेकिन उस घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में उसे जो भी ट्रेन मिलती, वो उस पर सवार होने के लिए तैयार था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, समीर की रूह कांप गई। वो एक पुरानी लकड़ी के डिब्बों वाली ट्रेन थी, जिसके इंजन से काला घना धुआं निकल रहा था, जैसा कि पिछली सदी की ट्रेनों में होता था। अजीब बात यह थी कि पूरी ट्रेन में एक भी खिड़की पर कांच नहीं था, बस लोहे की सलाखें थीं। समीर डिब्बा नंबर S4 में चढ़ गया। सफर की शुरुआत। ट्रेन के अंदर की रोशनी मध्यम और पीली थी, जो बार बार झपका रही थी। डिब्बे में पहले से ही 3 लोग बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी जो लगातार अपनी माला जप रहा था। 2, एक महिला जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। 3, एक नौजवान लड़का जो खिड़की के बाहर शून्य में देख रहा था। समीर ने अपनी सीट ढूंढी और बैठ गया। उसने गौर किया कि ट्रेन के चलने की आवाज सामान्य ट्रेनों जैसी नहीं थी। पटरियों पर छुप छुप की जगह ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। समीर ने बगल में बैठे नौजवान से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कालका कितने बजे तक पहुंचाएगी? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बाहर देख रहा था। समीर ने फिर पूछा, लेकिन इस बार भी सन्नाटा रहा। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी माला रोकी और धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस ट्रेन में सवाल नहीं पूछे जाते, बस मंजिल का इंतजार किया जाता है। पर याद रखना, यहां मंजिल सबकी अलग अलग होती है। समीर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे बूढ़े की सनक समझकर नजरअंदाज कर दिया। सुरंग नंबर 103। शिमला से कालका के रास्ते में कई सुरंगें आती हैं, लेकिन सुरंग नंबर 103 के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर हैं। जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई, डिब्बे की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही सांसें भारी लगने लगीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कान के पास कोई बहुत ठंडी सांसें छोड़ रहा है। एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम गलत ट्रेन में आ गए हो समीर। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। डिब्बे में बैठे वो तीनों लोग अब अपनी जगह पर नहीं थे। वो तीनों समीर के बिल्कुल पास खड़े थे और उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, पुतलियां नदारद थीं। आप लोग कौन हैं? पीछे हटिए, समीर चिल्लाया। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया और रोशनी वापस आ गई। वो तीनों लोग वापस अपनी सीटों पर वैसे ही बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समीर को लगा कि शायद ये उसकी थकान का नतीजा है, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। टीटीई का आना। तभी डिब्बे के अंत से भारी जूतों की आवाज आई। काले कोट में एक टीटीई दाखिल हुआ। उसका चेहरा पीला था और खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसने बिना कुछ बोले समीर की ओर हाथ बढ़ाया। समीर ने अपना टिकट उसे थमा दिया। टीटीई ने टिकट देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, यह टिकट तो जिंदा लोगों की ट्रेन का है जनाब, इस ट्रेन में यह नहीं चलेगा। समीर ने हकलाते हुए पूछा, मतलब यह कौन सी ट्रेन है? टीटीई ने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका अखबार निकाला और समीर के सामने रख दिया। अखबार की हेडलाइन थी, 1923 की भयानक दुर्घटना, कालकूट एक्सप्रेस खाई में गिरी, कोई नहीं बचा। अखबार की तस्वीर में वही ट्रेन थी जिसमें समीर बैठा था, और नीचे मरने वालों की सूची में वही 3 लोग थे जो उसके सामने बैठे थे, वो बूढ़ा, वो औरत और वो लड़का। मौत का एहसास। समीर का सिर चकराने लगा। उसने खिड़की के बाहर देखा। वहां पहाड़ या पेड़ नहीं थे, बल्कि एक अनंत काला गड्ढा था। ट्रेन पटरियों पर नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए धुएं के ऊपर चल रही थी। उसने अपनी सीट से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लाल साड़ी वाली महिला ने अपना घूंघट उठाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने अपना ठंडा हाथ समीर के गले पर रखा और कहा, घबराओ मत, हमें भी शुरुआत में बहुत डर लगा था,
पर एक बार जब तुम मर जाते हो तो सब शांत हो जाता है। समीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि उसकी अपनी त्वचा भी अब धीरे धीरे सफेद पड़ने लगी है और उसके हाथ की नसें काली पड़ रही हैं। अंतिम स्टेशन। अचानक ट्रेन रुकी। बाहर एक स्टेशन बोर्ड था जिस पर लिखा था, अंतिम पड़ाव विस्मृति। टीटीई ने दरवाजा खोला और बोला, समीर, तुम्हारी मंजिल आ गई है, बाहर निकलो। समीर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर जमीन से छुड़ाए और दरवाजे की तरफ भागा। उसने ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। उसे लगा कि वो जमीन पर गिरेगा, लेकिन वह बस गिरता ही चला गया, एक गहरी अंधेरी खाई में। अगली सुबह के सूरज की पहली किरण शिमला कालका हाईवे पर पड़ी। पुलिस को एक कार खाई में गिरी हुई मिली। कार समीर की थी। इंस्पेक्टर ने पास पड़े एक दस्तावेज को देखा और अपने साथी से कहा, अजीब बात है, कल रात 11:45 पर ही इसका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। तभी इंस्पेक्टर की नजर समीर की ठंडी उंगलियों के बीच दबे एक छोटे से टुकड़े पर पड़ी। वो एक पुराना गंदा रेलवे टिकट था जिस पर लिखा था, कालकूट एक्सप्रेस, सफर कभी खत्म नहीं होता। समीर की रूह आज भी उस कोहरे वाली रात में उसी काली ट्रेन का इंतजार कर रही है, क्योंकि उस ट्रेन में अभी एक सीट खाली है, शायद आपके लिए। कालकूट एक्सप्रेस, रूहों का विद्रोह। जब समीर ने उस चलती ट्रेन से खाई में छलांग लगाई थी, उसे लगा था कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को फिर से उसी लकड़ी वाली सीट पर पाया। वही पीली रोशनी, वही सड़ांध भरी गंध और वही 3 मुसाफिर। समीर हाँफ रहा था। उसने अपने शरीर को छुआ, वो ठोस था लेकिन बर्फीला ठंडा। तुम वापस आ गए, उस बूढ़े आदमी ने अपनी माला फेरते हुए कहा। उसकी आवाज में अब सहानुभूति नहीं, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट थी। इस ट्रेन से कूदकर तुम मर नहीं सकते समीर, तुम पहले ही मर चुके हो। यहां से निकलने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। इंजन की ओर का सफर। समीर को समझ आ गया था कि अगर उसे इस अंतहीन लूप चक्र से निकलना है तो उसे उस चीज तक पहुंचना होगा जो इस ट्रेन को चला रही है। वो अपनी सीट से उठा और डिब्बे के अगले दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने अगले डिब्बे S3 का दरवाजा खोला, उसके सामने का नजारा बदल गया। वहां कोई सीटें नहीं थीं। पूरा डिब्बा घुटनों तक गहरे, काले और चिपचिपे पानी से भरा हुआ था। पानी में हजारों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान मदद के लिए पुकार रहा हो। समीर जैसे ही पानी में उतरा, वो हाथ उसके पैरों से लिपट गए। ठंडी उंगलियां उसकी खाल में धंसने लगीं। हमें भी साथ ले चलो, हमें भी आजाद करो। हजारों फुसफुसाहटें एक साथ उसके कानों में गूंजी। समीर ने अपनी आंखें बंद की और पागलों की तरह पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो टीटीई पानी के ऊपर तैरते हुए आ रहा था। उसकी आंखें अब अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। केबिन का रहस्य। अगले 3 डिब्बे पार करते करते समीर की हालत पस्त हो चुकी थी। कहीं उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी, तो कहीं उसे अपना ही सड़ा हुआ शव दिखाई दिया। ये ट्रेन सिर्फ लोहे की नहीं थी, ये उसकी यादों और पछतावे से बनी एक जेल थी। आखिरकार वो इंजन के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा लोहे का था और उस पर जलते हुए कोयले जैसी गर्मी थी। समीर ने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा हाथ पर लपेटा और कुंडी घुमाई। अंदर का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वहां कोई ड्राइवर नहीं था। इंजन के कोयला डालने वाले हिस्से में कोयला नहीं, बल्कि इंसानी रूहें जल रही थीं। और ट्रेन का जो लीवर था, वो किसी धातु का नहीं, बल्कि एक रीढ़ की हड्डी से बना था। इंजन के कोने में एक साया बैठा था, एक लंबा काला साया जिसके सिर पर सींग थे और हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। वह समय का शिकारी था। उस साये ने बिना मुड़े कहा, समीर, तुम यहां तक पहुंचने वाले पहले मुसाफिर हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस ट्रेन को रोक सकते हो? सौदा या सजा? समीर ने थरथराते हुए कहा, मुझे वापस जाना है, ये मेरा समय नहीं था। साया हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी कार की रफ्तार तेज थी, तुम्हारा ध्यान भटका हुआ था, तुमने अपनी जिंदगी खुद खत्म की, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। साये ने अपनी घड़ी समीर की ओर बढ़ाई। इस घड़ी की सुई को 1 मिनट पीछे घुमा दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम अपनी कार में वापस पहुंच जाओगे, एक्सीडेंट से ठीक 1 मिनट पहले। लेकिन इसकी एक कीमत है,
क्या कीमत? समीर ने पूछा। इस ट्रेन को चलाने के लिए हर 100 साल में एक नए ड्राइवर की जरूरत होती है। अगर तुम अपनी जिंदगी वापस चाहते हो तो तुम्हें किसी और को अपनी जगह यहां छोड़ना होगा, कोई ऐसा जिसे तुम प्यार करते हो। समीर के सामने उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी का चेहरा घूम गया। उसकी रूह कांप गई। वो खुद को बचाने के लिए उन्हें इस नरक में कैसे छोड़ सकता था। अंतिम निर्णय। टीटीई अब इंजन के दरवाजे पर खड़ा था। फैसला करो समीर, ट्रेन मृत्यु के अंतिम पुल पर पहुंचने वाली है। एक बार पुल पार कर लिया तो फिर कोई वापसी नहीं। समीर ने उस साये की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि ये एक जाल है। ये ट्रेन रूहों के लालच पर चलती है। समीर ने लीवर, रीढ़ की हड्डी को पीछे खींचने के बजाय उसे पूरी ताकत से तोड़ दिया। एक भयानक चीख पूरी ट्रेन में गूंज उठी। ट्रेन की पटरियों से चिंगारियां निकलने लगीं और पूरा इंजन कांपने लगा। वो साया गुस्से में चिल्लाया, तुमने क्या किया? अगर ये ट्रेन रुकी तो सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा। तुम कभी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। समीर मुस्कुराया, कम से कम मैं किसी और की जिंदगी का सौदा तो नहीं करूंगा। ट्रेन एक जोरदार धमाके के साथ पटरी से उतर गई। सफेद रोशनी का एक सैलाब उमड़ा और समीर को लगा कि वो हवा में बिखर रहा है। उपसंहार। शिमला के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में एक हलचल हुई। डॉक्टर, बेड नंबर 4 के मरीज की पल्स वापस आ गई है, नर्स चिल्लाई। डॉक्टर दौड़कर आए। समीर ने अपनी आंखें खोलीं। वो जिंदा था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और हड्डियां टूटी हुई थीं, लेकिन वो सांस ले रहा था। उसकी पत्नी ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। समीर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख चुका था। तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी। उसकी हथेली के बीचों बीच एक छोटा सा काला जलने का निशान था, जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला वहां रख दिया हो। और कमरे के कोने में कोहरे के पीछे उसे वही काला साया खड़ा दिखाई दिया जो अपनी घड़ी की सुइयां ठीक कर रहा था। समीर समझ गया। वो बच तो गया था, लेकिन कालकूट एक्सप्रेस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो ट्रेन अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है और शायद अगली बार वो उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए आएगी। अस्पताल की वो रात समीर के लिए सुकून की नहीं बल्कि एक नए डरावने अध्याय की शुरुआत थी। उसे लग रहा था कि वो मौत को मात देकर वापस आ गया है, लेकिन रूहों की दुनिया में उधार ली गई सांसों की कीमत बहुत बड़ी होती है। अंतिम अध्याय। परछाई का साया। समीर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अपने घर लौट आया, लेकिन वो अब पहले वाला समीर नहीं था। उसे हर समय अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती। घर के सन्नाटे में उसे ट्रेन की पटरियों की घिसटने वाली आवाज साफ सुनाई देती थी। उसकी पत्नी नेहा ने गौर किया कि समीर आधी रात को उठकर घर के दरवाजे और खिड़कियां चेक करता रहता था। समीर, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? नेहा ने एक रात उसे घबराया हुआ देखकर पूछा। समीर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली का वो काला निशान देखने लगा। वो निशान अब धीरे धीरे फैल रहा था। वो अब केवल एक जलने का निशान नहीं था, बल्कि वो एक ट्रेन के इंजन जैसी आकृति ले चुका था। समय का बुलावा। उस रात तेज बारिश हो रही थी। शिमला की पहाड़ियों पर कोहरा इतना घना था कि खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। समीर अपने ड्राइंग रूम में बैठा था, तभी अचानक पूरे घर की बिजली गुल हो गई। नेहा अपनी बेटी को सुलाने ऊपर के कमरे में थी। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी फैलाई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके घर की फर्श पर पटरियां बनी हुई थीं। असली लोहे की जंग लगी पटरियां जो उसके बेडरूम से शुरू होकर मुख्य दरवाजे तक जा रही थीं। तभी अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, टिक टिक टिक। वो काला साया, समय का शिकारी, सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों की लाल चमक अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। तुमने लीवर तोड़कर नियम तोड़ा था समीर, साये की आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजी। लेकिन कालकूट एक्सप्रेस को रुकना पसंद नहीं है। अगर ड्राइवर नहीं है तो उसे ईंधन चाहिए। खौफनाक सच। समीर चिल्लाया, मैंने अपनी जान बचाई है, तुम मुझे वापस नहीं ले जा सकते। साया धीरे से उठा और खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर देखो। समीर ने कांपते हाथों से खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर सड़क नहीं थी। उसका पूरा घर अब एक विशाल रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। चारों तरफ हजारों रूहें खड़ी थीं जो चुपचाप उसके घर की ओर देख रही थीं। और प्लेटफॉर्म पर वही पुरानी काली ट्रेन खड़ी थी, कालकूट एक्सप्रेस।
ट्रेन का इंजन फुंकार मार रहा था और उससे निकलने वाला धुआं अब समीर के घर के अंदर भरने लगा था। मैंने कहा था कि कीमत तो चुकानी होगी। साये ने अपनी घड़ी समीर की आंखों के सामने रखी। घड़ी की सुइयां अब पीछे की तरफ घूम रही थीं। अगर तुम ड्राइवर नहीं बने तो तुम्हारी बेटी को इस ट्रेन की गार्ड बनना होगा। वो मासूम रूह इस ट्रेन को और भी तेज चलाएगी। समीर का खून जम गया। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। अंतिम समझौता। समीर को समझ आ गया कि उस रात कार एक्सीडेंट में उसकी मौत ही नियति थी। उसने जो जिंदगी वापस पाई थी वो बस एक छलावा था, ताकि वो अपनी मर्जी से खुद को ट्रेन के हवाले कर दे। रुको, समीर चीखा, उसे छोड़ दो, मैं तैयार हूं। साये के चेहरे पर एक विभत्स मुस्कान आई। उसने अपना बर्फीला हाथ समीर के सिर पर रखा। समीर को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींचकर बाहर निकाली जा रही है। उसका भौतिक शरीर सोफे पर ही गिर पड़ा, बेजान और ठंडा। ऊपर के कमरे में नेहा ने महसूस किया कि घर में अचानक बहुत शांति हो गई है। वो नीचे भागी। समीर, बिजली आ गई क्या? उसने देखा कि समीर सोफे पर बैठा है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं है। वो सोफे पर ही दम तोड़ चुका था। डॉक्टर ने बाद में इसे कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा करार दिया। हैरान कर देने वाला अंत। नेहा ने समीर का अंतिम संस्कार किया। कुछ हफ्तों बाद वो समीर का पुराना सामान समेट रही थी। उसे समीर का वही कोट मिला जो उसने एक्सीडेंट वाली रात पहना था। कोट की जेब में एक कागज का टुकड़ा था। नेहा ने उसे खोला। वो वही पुराना कालकूट एक्सप्रेस का टिकट था, लेकिन इस बार टिकट पर कुछ अलग लिखा था। टिकट पर समीर की फोटो छपी थी और नीचे पद, पोजीशन लिखा था, चीफ लोको पायलट, ड्राइवर। तभी नेहा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसकी बेटी ने खेल खेल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। नेहा ने वीडियो प्ले किया। वीडियो में उसकी छोटी बेटी खाली ड्राइंग रूम की तरफ देखकर हाथ हिला रही थी और कह रही थी, बाय बाय पापा, आपकी ट्रेन बहुत सुंदर है, पर इसमें धुआं बहुत निकल रहा है। वीडियो के बैकग्राउंड में अगर ध्यान से सुना जाए तो एक पुरानी ट्रेन की सीटी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे दूर जा रही थी। समीर अब आजाद नहीं था। वो उस अंतहीन सफर का हिस्सा बन चुका था, जो हर उस मुसाफिर को ढूंढता है जो अपनी मौत से भागने की कोशिश करता है। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।